Hello students, welcome back. Students, in today's video lecture, we are going to cover current affairs from July 17 to 20. And the main sources of these current affairs are the Hindu newspaper, Indian Express, and magazine Down to Earth. The main topics that we are going to discuss today are these. Okay, so let's begin. There was this news mentioned in the Hindu newspaper related to removal of judges. Motion to remove judge not related to government says minister. ये जो हमारे मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल, ये जो लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा था कि जो जज को रिमूव करने का मोशन है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है. अपने ओपिनियन दिए. ये टॉपिक अब हमारे लिए ना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो है कि एक जज जो है वो रिमूव कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का. और ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो जस्टिस यशवंत वर्मा जो है ना, उनके घर पे क्या हुआ था, अनअकाउंटेड कैश मिला था उनके रेजिडेंस पे. तो ये उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा करता है. एंड सो दिस टॉपिक वाज इन लाइमलाइट. तो इस पूरी न्यूज़ में हमारे काम का अगर कोई चीज़ थी तो वो केवल ये थी, यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी जज को हटाना है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, तो आप एक रिमूवल मोशन लेके आएंगे. अगर आप वो रिमूवल मोशन लोकसभा में लेके आते हैं देन दैट मोशन रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 100 मेंबर्स. और अगर आप वो मोशन राज्यसभा में लेके आते हैं देन दैट मोशन रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. तो ये एक आप पूरी न्यूज़ में से आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है. ओके, अब जो जजेस को हटाने का रिमूवल मोशन होता है उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, इसको अच्छे से समझने का तरीका है हम इस PYQ को जो यूपीएससी ने 2019 में भी पूछा था इससे डिस्कस कर लें. हम जब ये PYQ डिस्कस कर लेंगे ना तो हमारे समझ में आ जाएगा दैट हाउ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर रिमूव्ड. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस MCQ. The first statement is the motion to impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Act 1968. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जजेस एक्ट 1968 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको इम्पीच किया जाता है, तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा वो जो मोशन आता है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता. तो ये बिल्कुल गलत बात है. हम ध्यान रखेंगे कि जो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा है ना, इट कैन रिजेक्ट, ये रिजेक्ट कर सकता है. इट कैन रिजेक्ट द रिमूवल मोशन. जो 100 मेंबर्स लेके आएंगे ना, ये यहाँ लिखा हुआ है कि 100 मेंबर्स लेके आ सकते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में लेके आना है तो 50 मेंबर्स की सपोर्ट है. तो उनको स्पीकर और चेयरमैन ऐसे मोशन को जब वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में उल्टा लिखा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि रिमूव कैसे किया जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट इज Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court of India. No, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना वो डिफाइन नहीं करता कि इनकैपेसिटी क्या होती है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है. ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. थर्ड इज details of the process of impeachment of the judges of the Supreme Court of India are given in Judges Act 1968. This is right statement. जो जजेस को हटाने की जो प्रोसेस है ना वो इस एक्ट में मेंशन्ड है, जजेस एक्ट 1968. ओके, एंड लास्ट स्टेटमेंट सेज if the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of the total members of that house present and voting. फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है कि जो रिमूवल मोशन है ना, जजेस को हटाया जाता है जिससे, उसको अगर आपको पास करना है तो वो ना स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा. 2/3 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, वो भी दोनों हाउसेज में. तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज C ऑप्शन 3 and 4. देखिए, करंट अफेयर्स को
PYQ से लिंक करके समझना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। यहाँ न्यूज़ आई, न्यूज़ से हमने ये फैक्ट ध्यान कर लिया कि इस न्यूज़ से क्या फैक्ट था, और फिर पूरे इस टॉपिक को कि कैसे रिमूव किया जाता है जज को, हमने इस PYQ की मदद से देख लिया। 2019 में पूछा गया था ये। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। और आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है जहाँ पे आप सब ये पढ़ते हो, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल लक्ष्मीकांत को ही पढ़ते हैं, तो वो वहाँ से आप पढ़ते ही हैं। आई एम श्योर अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो वो बुक भी आपके पास होगी। ओके, तो हमने देख लिया है जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, एलियन स्पीसीज। अब डाउन टू अर्थ मैगजीन पे ये एलियन प्लांट स्पीसीज न्यूज़ में थी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एलियन प्लांट स्पीसीज क्या होती हैं। सिंपल टर्म्स में ना, स्पीसीज विच आर नॉन नेटिव टू ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम, वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की नेटिव नहीं है। समझ गए आप? जैसे कहीं बाहर से ही कोई स्पीसीज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कहूँ तो कॉकरोच जो है ना, वो नेटिव नहीं है इंडिया का, वो बाहर से इंडिया में आया, इंडिया के इकोसिस्टम में नहीं मिलते थे वो। तो ऐसे ही कुछ प्लांट स्पीसीज भी होती हैं जो इकोसिस्टम, एक जो स्पेसिफिक इकोसिस्टम होता है वहाँ नहीं मिलती, बट समहाउ दे गेट एंट्री टू दोज इकोसिस्टम्स, और वहाँ की जो नेटिव वाइल्ड लाइफ है, नेटिव फ्लोरा एंड फोना है, उसको नुकसान कर देते हैं वो। तो अगर आपसे कोई पूछे ना एलियन स्पीसीज क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे स्पीसीज नॉन नेटिव टू एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में वो स्पीसीज जो वहाँ की ओरिजिनल स्पीसीज या नेटिव नहीं है। अब हमें जो ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है, कुछ स्पीसीज न्यूज़ में थी, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, लेंटेना कैमरा, जिजीफस मोरिसियाना, वेचिलिया नियोटिका। ये ना एलियन स्पीसीज हैं प्लांट्स की जो न्यूज़ में थी, आपको इनका नाम ध्यान रखना है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, आप ये MCQ देखिए, UPSC ने एलियन स्पीसीज पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है वो। वाइज प्लांट कोल्ड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़। ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा प्लांट है ये खबरों में था, क्या कारण है इसका? इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, it tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows, its extract is used in the synthesis of pesticides, none of the above. See, the correct answer is B option. ये जिस एरिया में आ जाता है ना, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा देता है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि एलियन स्पीसीज, एलियन प्लांट स्पीसीज वही होती हैं। अब देखिए प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा यहाँ पे है, और यहाँ सवाल भी पूछ चुकी है वो। अब आपको इसका नाम भूलना नहीं चाहिए, ये लेंटेना कैमरा और ये बाकी दो नाम है, आप इनको भी याद रखेंगे। फिर यहाँ अगला जो पैरा है इसमें आप और भी जो नाम है, सोंकस ओलिरिकस, क्रोमोलोमेना ओडोरेटा, ये सब याद रखेंगे। ओके, देखिए अब करंट अफेयर की न्यूज़ से हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नाम कवर कर लिए, एज वेल एज एक PYQ देख लिया जो हमें रीज़न देता है कि हमें क्यों याद करना है इस टॉपिक को। ओके, मूविंग अहेड। अब द हिंदू में ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आई जो पिछले 1-2 दिन में मैंने कवर की है। सीरियन फोर्सेज सेट टू री एंटर स्वेडा एज क्लासेस रीस्टार्ट। तो आपको इस न्यूज़ में ना जो ध्यान रखना है ना, पूरी न्यूज़ में वो ध्यान रखना है, ये स्वेडा जो ये एक शहर है सीरिया का, आपको इसका नाम ध्यान रखना है, आपको ये नाम भूलना नहीं है स्वेडा। क्योंकि UPSC की हैबिट है, एवरी ईयर इट आस्क्स 1 MCQ ऑन कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स। वो रीजन्स जो जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जहाँ पे लार्ज स्केल वॉयलेंस है, किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट है, उनको ये मैच द फॉलोइंग में पूछ ही लेती है। तो आप याद रखेंगे स्वेडा इज इन सीरिया। ओके, और एक और फैक्ट जो आपको इस न्यूज़ से ध्यान रखना है, दैट इज यहाँ पे ना 2 क्लैन्स का जिक्र है, बेडुइन एंड ड्रूज। तो आपको ध्यान रखना है ड्रूज एंड बेडुइन। अगर आपसे पूछ लिया जाए ड्रूज एंड बेडुइन क्लैन्स कहाँ हैं, तो इस न्यूज़ के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे वो सीरिया में है। एज वेल एज जो ये 2 कम्युनिटीज़ हैं ना, ड्रूज एंड बेडुइन्स, ये मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिल जाती हैं।
तो आप क्या ध्यान रखेंगे, एक तो स्वेडा ध्यान रखेंगे, एक ध्यान रखेंगे बेडुइन्स एंड ड्रूज आर द एथनिक ग्रुप्स इन सीरिया। एथनिक ग्रुप्स कौन होते हैं, एक वो सोसाइटी का सेक्शन जिनकी जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, जैसे उनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस एक होंगी, लैंग्वेज एक होगी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, उनके कस्टम्स एक होंगे, वो एथनिक ग्रुप्स। तो इस पूरी न्यूज़ से हमें ये ध्यान रखना था। अब यहाँ अगर कोई एमसीक्यू बन सकता है ना, वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ड्रूज एंड बेडुइन कम्युनिटी समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो हमने जैसा न्यूज़ में देखा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सीरिया। अब आपको ये करना क्यों है, इसको देखते हैं PYQ की मदद से। ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया ना ऊपर, स्वेडा ध्यान में क्यों रखना है आपको, क्योंकि एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट देखिए उसने कई बार पूछा हुआ है और कम्युनिटी भी पूछी हुई है उसने। तो डोनबास सीरिया में है, नो ये यूक्रेन में था। काचिन इथियोपिया में है, नो ये म्यांमार में था, म्यांमार। एंड टिग्रे कहाँ पे है, नॉर्थ यमन में, ना ये इथियोपिया में था टिग्रे। सो द करेक्ट आंसर जो होगा ना इस एमसीक्यू के लिए वो होगा डी, नन। लेकिन इस एमसीक्यू को सोल्व करवाने का मेन मकसद है आपको इंटरलिंकेज बताना कि आपको कौन सी न्यूज़ ध्यान रखनी है। ओके, तो आप स्वेडा ध्यान रखेंगे, बेडुइन एंड ड्रूज क्लैंस ध्यान रखेंगे, सीरिया या मिडिल ईस्ट रीजन की। अब कम्युनिटी देख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर देखी है ना, ड्रूज और बेडुइन्स। कुर्द बांग्लादेश में मिलते हैं, नो ये मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। मधेसी, बिल्कुल मधेसी अपराइजिंग नेपाल में हुई थी एक कपल ऑफ ईयर्स अगो। और रोहिंग्या वी ऑल नो, ये तो सबको पता होना चाहिए, म्यांमार में मिलते हैं। तो 2 और 3 ठीक है, 1 गलत है। द करेक्ट आंसर विल बी सी, 2 एंड 3। तो ये दोनों एमसीक्यूज जो हैं ये हमें ये बता देते हैं कि एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट और कम्युनिटीज़ जो न्यूज़ में हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और एमसीक्यू देख लेते हैं, ये देखिए फिर से आ गया, रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, दिस वाज आस्क्ड इन 2023 प्रीलिम्स। नॉर्थ कीवू एंड इटूरी आर्मेनिया और अजरबैजान में, नो नॉर्थ कीवू और इटूरी तो मोजेम्बिक में है। और नगोर्नो काराबख है आर्मेनिया अजरबैजान में, ये एक्सचेंज कर दिया इसने। खैरसोन एंड जेपोरिजिया ये कहाँ पे है, इजराइल लेबनान में, नो ये थे यूक्रेन में, यूक्रेन। तो इस एमसीक्यू का भी करेक्ट आंसर होगा डी, नन। अब देखिए हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए और अब ट्रस्ट बढ़ जाना चाहिए आपका कि हमें ये न्यूज़ क्यों पढ़नी है। ओके, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, आर्ट वर्क बाय नेचर। ये एक आर्टिकल था डाउन टू अर्थ मैगजीन में। इसके अंदर ना सज्जर स्टोन का जिक्र किया गया था। जैसे आप और हम लोग, काफ़ी लोग आप देखेंगे हाथों में वो जो रिंग पहन के रखते हैं उसके ऊपर आप देखते हैं ना कुछ लगा होता है, जैसे नीलम का पत्थर, मूंगा, क्वार्टजाइट, ये सब स्टोन्स लगे होते हैं ना, उनको एस्ट्रोलॉजर भी बता देते हैं। तो एक सज्जर स्टोन भी होता है एंड सज्जर स्टोन बिलोंग्स टू क्वार्टजाइट फैमिली। तो अब इस आर्टिकल में मेरे को जो इंपॉर्टेंट मिला ना वो सज्जर स्टोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अब आप ध्यान रखेंगे सज्जर स्टोन के पास ना एक जीआई टैग स्टेटस भी है। जीआई टैग स्टेटस क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी एक खास प्रोडक्ट जो है ना वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही मिलता है। और जब आप जीआई टैग दे देते हैं किसी प्रोडक्ट को या किसी कोमोडिटी को तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के बेसिस पे मैंने ये एमसीक्यू फॉर्म किया। इस एमसीक्यू को देखते हैं और फिर बाकी आर्टिकल की समरी इसकी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सज्जर स्टोन डेंड्रिटिक अगेट इज ए जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। सेकंड इज वोहरा कम्युनिटी आर ट्रेडिशनली एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई एंड माइन द सज्जर स्टोन्स। जो वोहरा कम्युनिटी है वो सज्जर स्टोन को मतलब माइन करती है, वो ट्रेडिशनली उनका ये ऑक्यूपेशन है। एंड थर्ड इज केन रिवर इन बांदा इज़ वेयर द वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी सज्जर इज़ फाउंड। जो केन रिवर है बांदा जिले में, बांदा डिस्ट्रिक्ट इज़ इन उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के सज्जर मिलते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट कौन सा है। सी फर्स्ट इज करेक्ट, सज्जर इंजॉयज जीआई स्टेटस। सज्जर को डेंड्रिटिक अगेट बोलते हैं इंग्लिश में। और वोहरा कम्युनिटी सज्जर स्टोन के अंदर ट्रेड करती है ट्रेडिशनली। नो, इट्स नॉट द वोहरा कम्युनिटी, इट्स द मल्हा कम्युनिटी। यूपी में मल्हा कम्युनिटी रहती है, वो सज्जर में
जो सज्जर स्टोन है ना, इसकी मतलब इसके अंदर इम्प्लॉयड है, वो इनको माइन करती है, नदी से निकालती है। और ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो केन रिवर है ना, वो फेमस ही इसीलिए उसके अंदर जो सज्जर स्टोन है ना अच्छी क्वालिटी के वो मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस एमसीक्यू का बी ऑप्शन, ओनली 2। अब इस आर्टिकल में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था वो एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है मैंने, एज वेल एज ये बता दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट रॉन्ग 2 क्यों है? क्योंकि मल्हा कम्युनिटी इंप्लॉयड है सज्जर में, ना कि वोहरा कम्युनिटी। अब आपको ध्यान जो रखना है, ये भी ध्यान रखना है, सज्जर बिलोंग्स टू क्वार्ज फैमिली। स्टोन्स के भी फैमिली हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइडेड है स्टोन, तो क्वार्ज फैमिली में है। और मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस, ये एक स्केल है जिससे आप मेज़र करते हैं कि कोई भी एक चीज़ है वो कितनी हार्ड है, उसको मोहस स्केल बोलते हैं। वहाँ पे जो सज्जर स्टोन है ना वो 7 मेजर करता है। ओके, तो आप याद रखेंगे एस फॉर सज्जर एंड एस फॉर 7। अब सज्जर स्टोन की इंपॉर्टेंस क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही सेक्रेड मानती है इसको, ऑस्पिशियस मानती है कि ये काफ़ी प्रोस्पेरिटी लेके आता है इसको, इसलिए अपने इसको सभी लोग इसको अपने घरों में या हाथ में या नेक के अराउंड पहन के रखते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में। नाउ मूविंग अहेड, अब अ कपल ऑफ डेज अगो ये न्यूज़ भी काफ़ी मतलब हेडलाइंस में रही। लैब ग्रोन सेल्स हेल्प रिस्टोर इंसुलिन इन 12 पर्सन्स विद सीवियर टाइप 1 डिजीज। अब इस पूरी न्यूज़ में अगर हमारे कुछ काम का था ना, तो वो था जिमिस लीशल थेरेपी। अब आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जिमिस लीशल थेरेपी क्या है, तो आप याद रखेंगे जिमिस लीशल थेरेपी एक थेरेपी है जो ट्रीट करती है टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स को। Jimmy's lethal therapy, often heard in news, is related to what? It is a therapy for treating HIV patients. It is a therapy for treating COVID patients. It is a therapy for treating type 1 diabetes patients. And it is a therapy for treating TB patients. So the correct answer is C option, Jimmy's lethal therapy. अब इसकी बहुत explanation भी देखेंगे हम, ठीक है। वो explanation क्या है? जिमिस लीशल थेरेपी में पता है क्या है? ये एक वो थेरेपी है जिसमें ना आईलेट सेल्स जो होते हैं ना वो इंसान के लीवर में डाल दिए जाते हैं। अब ये आईलेट सेल्स क्या होते हैं? ये आईलेट सेल्स वो होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस। अब टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना, इसमें क्या होता है, हमारा जो पैनक्रीज होता है ना वो इंसुलिन नहीं बनाता, इंसुलिन प्रोड्यूस करता ही नहीं है, इंसुलिन नहीं बनता। और आईलेट सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। इसलिए आईलेट सेल्स को लीवर में डाल दिया जाता है जिमिस लीशल थेरेपी की मदद से। और ये आईलेट सेल्स कहाँ से आते हैं? स्टेम सेल से आते हैं। अब देखते हैं आगे चल के कि स्टेम सेल्स क्या हैं। स्टेम सेल्स वो सेल होते हैं जो बहुत ही जल्दी रिन्यू कर लेते हैं अपने आप को, और इनके अंदर डिफरेंशिएशन की एबिलिटी होती है। डिफरेंशिएशन की एबिलिटी का मतलब होता है ये अपने आप को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में बदल लेते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है ना बॉडी की। जैसे कहीं लंग्स में ज़रूरत है तो लंग्स में, पैनक्रीज में ज़रूरत है तो पैनक्रीज में चले जाएंगे आईलेट सेल बन के। और मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है आईलेट सेल क्या करते हैं, पैनक्रीज में जाके इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर रेगुलेट करेगा हमारी बॉडी में। और इसीलिए आईलेट सेल्स को कहा जाता है पैनक्रीटिक आईलेट्स। ओके, तो आप एक्सप्लेनेशन में ये भी पढ़ लेना पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बादल सर एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक टेलीग्राम ग्रुप का। अब साइंटिस्ट्स ने जो ये जिमिस लीशल बनाई है ना, जिमिस लीशल थेरेपी सेल्स के नाम पे आईलेट सेल से बनाई है। ये कैसे बनाई है? साइंटिस्ट्स ने ना आईलेट्स ग्रो किए हैं, कहाँ से? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स से। अब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है ना, ये एक तरीके के स्टेम सेल्स ही होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं किसी भी तरीके के सेल्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके। जैसा मैंने आपको बताया ना, पैनक्रीज में ज़रूरत है तो वहाँ डेवलप हो जाएंगे, लंग्स में ज़रूरत है वहाँ हो जाएंगे, ब्रेन में है तो वहाँ हो जाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक टिश्यू में डेवलप नहीं होते। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स डू नॉट डेवलप और डू नॉट मेकअप द प्लेसेंटा और
एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक टिश्यूज ये नहीं बनाते, बाकी सब बना देते हैं। अब ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो टर्म है मुझे यहाँ मिला इस पूरी न्यूज़ में, ये देखिए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट है, आप जानेंगे एक पीवाईक्यू को देख के। इस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, ये देखिए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसी बहाने इस पीवाईक्यू को भी कवर कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of a prospective parent. Second is a person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage. And third is human induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. Okay, तो आपको करेक्ट बताना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज 1 2 3। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स तो हैं ही इतने तगड़े कि इनको आप लैब में भी ग्रो कर सकते हो और इनको आप इंजेक्ट कर सकते हो किसी एनिमल के अंदर भी, पिग के एम्ब्रियो के अंदर भी डाल सकते हो आप इनको। ओके, अब एनिमल्स के एम्ब्रियो के अंदर भी डाल दिया आपने, देखो। तो थर्ड भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। जेनेटिक चेंजेस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो सेल्स में जो एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और एक पर्सन का जीनोम है ना, वो तो एडिट हो ही सकता है। ये हमने क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी न्यूज़ में पढ़ी होगी आप सभी ने, उसका कमाल है ये तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ओके, तो मैंने ये न्यूज़ कवर क्यों की? आपको केवल आपका ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। जो मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इन न्यूज़ पे किसी भी हालत में। ये पूछी जाएंगी, बिल्कुल हायर प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में इनकी। अब नाउ मूविंग अहेड। अब इंडियन एक्सप्रेस में ना ये इस्वाटिनी न्यूज़ में था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने कुछ वहाँ के जो क्या बोलते हैं, वहाँ जो माइग्रेंट्स जो लोग आ गए थे उनको डिपोर्ट कर दिया है इस्वाटिनी में। ओके, और इस्वाटिनी से वहाँ वो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे अपने नेटिव कंट्री में। ओके, तो अब इसके बारे में देखते हैं। ये इस्वाटिनी मैप पे देख लेते हैं। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे साउथ अफ्रीका है, और ये जो रेड में मार्क हो रखा है दिस इज इस्वाटिनी। और इस्वाटिनी बॉर्डर किसके बीच में है? मोज़ेम्बिक और साउथ अफ्रीका के बीच में। ये ध्यान रखेंगे आप। इस्वाटिनी फॉर्मुलेट्स बॉर्डर बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड मोज़ेम्बिक। अब इसके ऊपर एमसीक्यू देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री. It forms the border between South Africa and Mozambique. This country has the highest prevalence of HIV in the world. Identify the country. जो मेन सवाल है वो ये है, आपको कंट्री आइडेंटिफाई करना है। ये कंट्री लैंडलॉक्ड है, ये कंट्री साउथ अफ्रीका और मोज़ेम्बिक के बीच में बॉर्डर बनाता है, और इस कंट्री में दुनिया में सबसे ज़्यादा HIV से ग्रस्त लोग मिलते हैं। हाईएस्ट HIV एड्स जो रेट है ना वो यही है। तो ये कंट्री कौन सा है? इस्वाटिनी, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। ठीक है, तो आप ये सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन था वो था आपको आइडेंटिफाई करना था कौन से कंट्री की बात हो रही है। ओके, अब मूविंग अहेड। अब एक ये न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, GS3 एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी सेक्शन से है ये न्यूज़। PSU डिविडेंड्स टू सेंटर ऑलमोस्ट डबल सिंस 2020। अब डिविडेंड क्या होता है भाई? डिविडेंड सिंपली बिल्कुल आम भाषा में कहूँ तो प्रॉफिट का कुछ प्रोपोर्शन होता है, ए सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, मुनाफे का कुछ हिस्सा डिविडेंड होता है। तो ना रूल्स हैं। अब सेंटर गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए काम करने के लिए, वो डिफरेंट सोर्सेज से आता है। तो एक सोर्स क्या है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, उनके जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट का वो कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती हैं। अब सरकार को तो देना ही पड़ेगा सेंटर को, एक तरीके से तो सेंटर ही मालिक है PSUs का, सरकार ही सब कुछ है। तो ये डिविडेंड इनको देना पड़ता है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है। भाई पैसा तो यूज़ में लेती है ना। तो अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पूरी न्यूज़ से निकल के आया वो था कि जो फ्यूल रिलेटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना, वो सेंटर के पास जितना टोटल डिविडेंड जाता है ना, उसमें से फ्यूल रिलेटेड PSUs
42% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कल को अगर एमसीक्यू में ये लाइन आ जाए कि फ्यूल रिलेटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स 50% कंट्रीब्यूट करती हैं टोटल डिविडेंड जो गवर्नमेंट के पास जाता है उसमें, तो वो गलत होगा। 50% नहीं, 42% कवर करती हैं। या अगर ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि जो फ्यूल रिलेटेड पीएसयूज हैं वो गवर्नमेंट को नियरली 40% डिविडेंड देती हैं, तो नियरली 40% तो देती हैं, 42 दे रही हैं, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अब हमें ये भी जान लेना है कि वो कौन सी ऐसी पीएसयूज हैं जो इतना मतलब परसेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर गवर्नमेंट के पास 100 रुपया जाता है डिविडेंड का तो 42 रुपया तो उन्हीं 5 पीएसयू से जा रहा है। तो वो 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो फ्यूल सेक्टर की हैं वो हैं कोल इंडिया, ओएनजीसी, आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, एंड गैस इंडिया लिमिटेड, गेल। ओके, अब एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस न्यूज से निकला वो था टोटल डिविडेंड्स फ्रॉम नॉन बैंकिंग पीएसयूज हैज ग्रोन कंसिस्टेंटली सिंस द कोविड पेंडेमिक। अब जो पीएसयूज हैं ये नॉन बैंकिंग सेक्टर में ही आएंगी। बैंकिंग सेक्टर में तो आपका आरबीआई आ गया या दूसरे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वो आ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल डिविडेंड सरकार के पास मुनाफे का कुछ हिस्सा पहुंचा है ना, ए सर्टेन प्रोपोर्शन फ्रॉम प्रॉफिट, वो नॉन बैंकिंग पीएसयूज से ना लगातार ग्रो कर रहा है जब से कोविड पेंडेमिक आया है। मान लीजिए कोविड पेंडेमिक 2021 में आया, 21 में आया, तो आपसे स्टेटमेंट आ जाए कि 2021 से नॉन बैंकिंग पीएसयू का जो डिविडेंड है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो वो करेक्ट होगा। वो यूं लिख देगा कि कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है नॉन बैंकिंग पीएसयू से डिविडेंड, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं, इकोनॉमी में ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। ओके, तो ये न्यूज़ में मैंने कवर कर दिया, इस पूरी न्यूज़ में ये बातें थी। एक और जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पूरी न्यूज़ में से वो ये है, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल पीएसयूज पैसा देती हैं, तो वो यूं थोड़ी है मन मर्जी से सरकार मांगेगी उतना दे देंगी। देयर हैज़ टू बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो रूल्स है ना वो बोलते हैं कि एवरी सेंट्रल पीएसयू है ना गवर्नमेंट को मिनिमम अपने एनुअल डिविडेंड का 30% देगी टैक्स के बाद। ओके, और या वो 4% देगी अपनी नेटवर्थ का, इन दोनों में से जो भी हाइयर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी सेंट्रल पीएसयू की जो वर्थ है नेटवर्थ वो 100 रुपये है, तो 4 रुपये सरकार के पास जाएंगे नेटवर्थ के। और या यूं मान लेते हैं कि मान लीजिए एक पीएसयू ने ना उसने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये उसका नेट प्रॉफिट हुआ सब कुछ टैक्स वैक्स देने के बाद, तो इस 100 का वो 30%, मिनिमम 30% इस एनुअल डिविडेंड का वो सरकार को देगी। ओके, उसको 100 का फायदा हुआ सारा टैक्स वैक्स देने के बाद, तो 30% वो किसको देगी? सरकार को देगी। अब या तो 4% दे नेटवर्थ का या वो 30% दे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड का, तो जो भी इनमें से हाइयर होगा वो देगी। ओके, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से दिया है। अब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट 100 या नेटवर्थ उसकी 100 तो होगी नहीं, बिल्कुल छोटे टर्म्स में समझाया है मैंने आपको एग्जाम्पल। ओके, अब ये जो फैक्ट है ये भी मैंने यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है, तो आप इसे याद रखेंगे। इकोनॉमी के लिए तो, प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट उस न्यूज़ में से। अब मूविंग अहेड, एक ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट छाई रही डाउन टू अर्थ पे, वो थी फॉलो द बर्ड्स एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वेटलैंड्स आर वर्थ। अब इस पूरी न्यूज़ में से ना मेरे को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चला, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बना दिया है, मैं आंसर भी बताता हूँ आपको। दिस बर्ड फ्लाइज मोर देन 10,000 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप फ्रॉम अलास्का टू न्यूजीलैंड, क्रॉसिंग द पैसिफिक विदाउट लैंडिंग वंस, taking between 6 and 8 days. It relies on a chain of wetlands to rest and refuel before making the return journey north.
इफ जस्ट वन ऑफ दोज साइट्स डिसअपियर्स द बर्ड्स जर्नी एंड इट्स सर्वाइवल कुड कम टू एन एंड। इस पैरा में एक पक्षी का जिक्र किया हुआ है कि ये पक्षी जो है ना, ये बर्ड 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर उड़ सकता है बिना रुके। अलास्का से न्यूजीलैंड जाता है ये पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करके, और एक बार भी लैंड नहीं करता, और 6 से 8 दिन लगातार उड़ता रहता है। ऐसा कैसे कर पाता है ये? जो रास्ते में वेटलैंड्स आती हैं ना, उनको देख के उनके थ्रू ये मैप बना के जाता है कि इधर से जाना है, मेरा रास्ता इधर से है। अब अगर वो वेटलैंड्स डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण, तो इस बर्ड का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। वेटलैंड्स पे आर्टिकल था इसलिए वहाँ पे ये फैक्ट आया। तो आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा बर्ड था। फ्लेमिंगो, बार टेल्ड गोडविट, पेंटेड स्टोर्क या ब्लैक नेक्ड क्रेन। सी द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, बार टेल्ड गोडविट। आपको याद रखना है ये बार टेल्ड गोडविट। ये जो बार टेल्ड गोडविट है ना, ये देख लीजिए आप 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा उड़ सकता है, और ये फैक्ट पता चला है यहाँ से। और हम आप याद रखिए यूपीएससी ना बटरफ्लाईज, बी और चिंपैंजी, ओरेंग्यूटन, टाइगर, लायन, कैमल, इन पे सवाल पूछ चुका है। हर बार एक आधा सवाल ऐसा आ ही जाता है, तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। अब अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मेरे को पता चला इस न्यूज़ से, वो उस पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैव कोलेबरेटेड विद बर्ड लाइफ एनजीओ दैट कंजर्व्स बर्ड्स टू लॉन्च रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव। 4 बैंक के नाम दिए हैं नीचे, आपको बताना है कि किस बैंक ने बर्ड लाइफ के साथ कोलेबरेट किया है ये रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। सी द करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बर्ड लाइफ के साथ कोलैबोरेट किया है ये लॉन्च करने के लिए, रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? ये ना केवल बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगा, ये रिस्टोर करेगा और प्रोटेक्ट करेगा 50 वेटलैंड्स को, जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है ना दुनिया के 50 की वेटलैंड्स, उनको प्रिजर्व करेगा। अब ये 50 की वेटलैंड्स कौन से हैं? ये जो ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलो एशियन फ्लाईवे के रास्ते में आते हैं, यानी पक्षियों जैसे हमारे नेशनल हाईवे हैं ना, ऐसे पक्षियों ने भी खुद रूट्स बनाए हुए हैं कि किस रूट से वो मेनली ट्रेवल करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट रूट ये है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे। तो इस फ्लाईवे के ऊपर जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है ना, उनको प्रिजर्व करेगा रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव। इससे ना बर्ड्स भी सुरक्षित होंगे, एज वेल एज वो कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल जो उन वेटलैंड्स पे मतलब डिपेंडेंट है अपनी लाइफस्टाइल के लिए, है ना, तो मतलब वो भी, उनका भी सर्वाइवल इंश्योर होगा। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव का क्या ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ मैंने बता दिया है, एज वेल एज लॉन्च किसने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इन कोलैबोरेशन विद बर्ड लाइफ। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा आप। अब ये बर्ड लाइफ और आरएफआई इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हम आगे देखेंगे। ये देखिए एमसीक्यू। अब मैं जो एमसीक्यू लेके खुद बना रहा हूँ ना, वो पीवाईक्यू से लिंक करके बनाता हूँ हर आर्टिकल पे, कि आप लोगों का ट्रस्ट बढ़े कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एमसीक्यू ऑलरेडी पूछ चुका है वो बर्ड लाइफ पे। विद रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। Second statement is the concept of biodiversity hotspot originated from this organization. It identifies the sites known referred to as important bird and biodiversity areas. बताइए कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड गलत है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से नहीं आया। आप मेरे को बताइए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने दिया, कमेंट्स में बताएंगे। और क्या इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? बताइए। जैसे एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, कोई और भी है तो आप मेरे को बताएंगे कमेंट्स में, और कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है कि बर्ड लाइफ ना आइडेंटिफाई करता है उन्हीं साइट्स को जो इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 3। लेकिन ये एमसीक्यू सोल्व क्यों करवाया है? ये बर्ड वाली न्यूज़ में थी, बर्ड लाइफ, ओके, जो इस आर्टिकल में हमें पता लगी।
अब सब आर्टिकल तो आप कवर नहीं कर सकते, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, और ये आप पढ़ लेना, ये PDF आपको मिल जाएगी। अब मूविंग अहेड, अनदर आर्टिकल दैट वाज इन न्यूज़ ऑन वेटलैंड्स वाज अफ्रीकाज वेटलैंड्स अमंग द मोस्ट डिग्रेडेड इन द वर्ल्ड 2025 ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक। एक ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक आई है। अब आपके लिए एक होमवर्क ये है कि ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, ये आपने खुद पता करना है। और इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके ऊपर मैं सवाल बना के लाया हूँ, ये देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेटलैंड्स कवर नियरली 6% ऑफ द अर्थ्स सरफेस। जो हमारी अर्थ है इसका 6% कवर करती हैं तकरीबन वेटलैंड्स, पहला स्टेटमेंट है, बताइए। सेकेंड इज वेटलैंड्स आर होम टू मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। जो वेटलैंड्स हैं ये दुनिया में 50% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इन्हीं के अंदर मतलब है, ये होम है दुनिया की 50% बायोडाइवर्सिटी का। एंड थर्ड इज 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स विल कन्वीन इन जिम्बाब्वे। यानी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी अब वेटलैंड्स को लेके, वो अब जिम्बाब्वे में होने जा रही है अगली। बताओ कौन सा करेक्ट है, आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है, इनमें से करेक्ट कौन सा है। सी, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग एंड थर्ड इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ओनली 2। सेकंड गलत क्यों है? 50% कुछ ज़्यादा हो गया, तकरीबन 50% कवर नहीं करती है जो वेटलैंड्स हैं पूरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम क्या है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, क्योंकि वेटलैंड्स 50% नहीं, तकरीबन ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का 40% कवर करती हैं। ओके, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा, आपको ये भी ध्यान रखना था कौन सा वो है। और अब आपको ये भी बताना था होमवर्क में, हु प्रेजेंट्स ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक। बताइए, मैंने वैसे होमवर्क दिया है, आप बता सकते हैं। ये जो रैमसर कन्वेंशन के सेक्रेटरीट है ना, रैमसर कन्वेंशन आपने पढ़ी होगी, उस रैमसर कन्वेंशन के जो सेक्रेटरीट हैं, रैमसर कन्वेंशन सेक्रेटरीट, वो निकालते हैं ये ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक। कल को अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए ना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम निकालता है, तो वो गलत होगा, क्लोज ऑप्शन देते हैं वो। तो रैमसर कन्वेंशन सेक्रेटरीट, इनको निकालते हैं, सेक्रेटरीट ऑफ द रैमसर कन्वेंशन, याद रखेंगे आप, ये लिख लीजिए आप। मेरे करंट अफेयर्स पढ़ने का फ़ायदा ज़्यादा आपको जब ही है जब आप ये जो मेरी PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, इसको आप साथ के साथ इस पे लिखते रहें वीडियो देखते देखते। या तो आप डिवाइस में अपने मोबाइल में लैपटॉप में खोल के बैठ जाइए एक तरफ, है ना, मोबाइल पे वीडियो चला लीजिए, जैसे भी आपको करना है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपको लास्ट में करंट अफेयर में काम ही आएंगे जब आप प्रीलिम्स दोगे जब। नाउ मूविंग अहेड, अब एनर्जी का टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है UPSC के लिए, वी ऑल नो। तो डाउन टू अर्थ पे ये एनर्जी को लेके कुछ डेटा आया था, उसके बेसिस पे मैंने MCQ फॉर्मुलेट किया है। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें ना ये दिया हुआ था कि जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ना, वो बहुत ही मतलब इंडिया की जो टोटल एनर्जी मिक्स है ना, उसमें 32% उनका योगदान है। अब एक और जो फैक्ट था सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए, वो ये ध्यान रखना है कि जो ये न्यू रिन्यूएबल्स है ना, जैसे यार सोलर एनर्जी होगी, ठीक है, आपकी विंड एनर्जी होगी, ये आते हैं ना आपके न्यू रिन्यूएबल्स में, तो इनकी जो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है ना, वो 36% है। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना, उसके अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 14%। यानी कि हमारे पास न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो हैं ज़्यादा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम ही कर रहे हैं। यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो 36 है, 36%, लेकिन वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 14% कर रहे हैं। यानी जितना उनका पोटेंशियल है, कैपेसिटी है ना, उनको फुल स्केल पे मतलब यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा है। ओके, तो एक तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है
कि एक्चुअली में न्यू रिन्यूएबल केवल 14% प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में। बाकी फैक्ट हमने एमसीक्यू के हिसाब से कवर करेंगे। न्यू रिन्यूएबल सोर्सेज कंट्रीब्यूट 25% टू एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द कंट्री। जो न्यू रिन्यूएबल सोर्सेज हैं ये तकरीबन 25% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कंट्री के अंदर। जैसा हमने देखा ये एक्चुअल में तो 14% ही कर रहे हैं ऊपर, तो ये गलत हो जाता है। त्रिपुरा ऑक्यूपाइज टॉप मोस्ट प्लेस इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। जो इलेक्ट्रिसिटी त्रिपुरा में जनरेट हो रही है वो सारी की सारी फॉसिल फ्यूल्स में ही हो रही है क्या? मतलब त्रिपुरा टॉप मोस्ट पोजीशन पे है क्या फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में? एंड थर्ड ऑप्शन इज राजस्थान इज द टॉप मोस्ट रैंक्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यू रिन्यूएबल सोर्सेज। जो न्यू रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली बन रही है वो उसको प्रोड्यूस करने में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट राजस्थान ऐसा स्टेट है जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उसमें उसकी रैंक फर्स्ट है। और ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। त्रिपुरा में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना वो फॉसिल फ्यूल से ही हो रही है मैक्सिमम, और त्रिपुरा फर्स्ट रैंक पे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के मामले में फॉसिल फ्यूल से। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए बी ऑप्शन ओनली 2। अब देखिए स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? 14% कवर करते हैं, 2 और 3 बिल्कुल राइट है। अब ये टेबल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस टेबल में हम देखते हैं एक तो राजस्थान, अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का ग्राफ, तो राजस्थान फर्स्ट है। कोई भी राजस्थान से ज़्यादा नहीं है आप न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। आप देख लीजिए किसी भी स्टेट का ग्राफ, जो ये वाला है ना इतना इतना इस कलर का, सबका छोटा है। वेबसाइट पे तो लिखा भी हुआ था कि तकरीबन ये 43% के आसपास है। अब आते हैं त्रिपुरा पे जो हमारे ऑप्शन के अंदर था। यू विल फाइंड त्रिपुरा, यहीं होगा। वेयर इज त्रिपुरा? ये रहा। आप त्रिपुरा में देखिए पूरा का पूरा 100% फॉसिल फ्यूल से हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पूरी की पूरी रेड है ये फॉसिल फ्यूल से। ये देख लीजिए ये पूरा ग्राफ जो है, ओके। बाकी किसी किसी स्टेट में हल्का फुल्का देखिए, जैसे यूपी में है फॉसिल फ्यूल मैक्सिमम है, लेकिन ओल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वो भी हैं कुछ परसेंट तक। झारखंड में भी ये देखिए छोटा सा है ओल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, 98% तो फॉसिल फ्यूल ही है। बट त्रिपुरा में तो पूरा का पूरा 100% ही फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के टर्म्स में देखा जाए तो आप ये पूरी ग्राफ याद रखेंगे। कलर्ड प्रिंट आउट ले लीजिएगा PDF का, जिससे आप इन स्टेट्स को भी कवर कर सकें। नाउ मूविंग अहेड, अब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पिछले 2 से 3 दिनों में रही वो थी गवर्नमेंट मर्जेज 36 स्कीम्स टू फ्लोट फार्म प्रोग्राम। कुल मिला के बात है गवर्नमेंट ने ना ये एक स्कीम चलाई है, PM धन धान्य कृषि योजना। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और GS3 जिसमें हमारा एग्रीकल्चर टॉपिक है वहाँ से आंसर लिखना है तो आपको। तो इस न्यूज़ में जो काम का था वो मैंने यहाँ कवर किया है। PM धन धान्य कृषि योजना के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, बिल्कुल। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बूस्ट करना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग तरीके की फसलें उगाना ताकि वो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रखें। फार्मर्स क्या करते हैं, सेम फसल उगाने लग जाते हैं हर सीज़न में। मतलब जैसे 6 महीने ये उगा ली, 6 महीने दूसरी उगा ली, फिर 6 महीने बाद उसी जो पहले ग्रो की थी उसी के ऊपर वापस आ गए, तो इससे सोयल की फर्टिलिटी ख़राब होती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बूस्ट करना। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, यानी आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी हो, फार्मर्स की इनकम को भी बूस्ट कर दें। फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज को भी ऑगमेंट करना। पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज का मतलब है जब किसान अपनी फसल निकलवा लेते हैं तो वो कहाँ रखें उस फसल को, अपने घर पे कुछ रख लेंगे, ज़्यादा फसल होगी तो कहाँ रखें, यानी नई मंडियाँ बनाना, स्टोरेज फैसिलिटी बनाना, ये ऑब्जेक्टिव है। तो आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सवाल आ जाए तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये डेटा भी ध्यान रखना है कितना पैसा एलोकेट हुआ है, 24,000 करोड़ इस स्कीम के लिए। अब
कल को वो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दे दे कि इस स्कीम के तहत कंट्री के 300 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे, तो वो गलत होगा। केवल 100 जिलों में लागू होगी ये स्कीम। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट तो सेलेक्ट किया ही किया जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? मनमर्जी से कर लेंगे? नो, देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। अगर वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी लो है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और जहाँ पे क्रेडिट डिसबर्समेंट लो है, जहाँ पे किसानों के पास पैसा नहीं है, फसलें उगाने के लिए लोन नहीं मिलता है उनको, ट्रैक्टर खरीदने के लिए या बीज खरीदने के लिए गरीब किसान है, तो ऐसे ज़िलों को, मतलब ऐसे ज़िलों में ये लागू की जाएगी। ये 100 ज़िले वो होंगे। अब स्टेट्स एंड प्राइवेट सेक्टर टू पार्टनर विद द सेंटर टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट और प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो भी केंद्र सरकार के साथ पार्टनरशिप में आएगा इस स्कीम को लागू करने के लिए। और स्कीम का नाम क्या है? धन धान्य, पीएम धन धान्य स्कीम। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए ध्यान रखने हैं। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी इंफॉर्मेशन, आपके प्रीलिम्स के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी। अब आप ये ध्यान दीजिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो कीवर्ड है, इसका क्या मतलब होता है आप बताइए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम ए क्रॉप इज प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड ऑन द सेम लैंड। एक सेम लैंड पे कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप कितनी बार उगाई जा चुकी है एक साल के अंदर, वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी आपकी। यानी ये एक खेत है मान लीजिए, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, मान लीजिए 1 साल का ले लिया, 1 ईयर। अब 1 साल में मान लीजिए यहाँ मस्टर्ड कितनी बार उगाया गया, 1 बार, 2 बार या कितनी बार, ऐसे सेम लैंड पे। ये मतलब इंडिकेट करता है लैंड यूज इफिशियंसी को, प्रोडक्टिविटी को। तो जहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी लो होगी ना, उस डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर, वो भी एक क्राइटेरिया है इस स्कीम के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट वॉज, ये मोंगा बे वेबसाइट के ऊपर इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट का एक आर्टिकल मिला। श्रीलंका ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू ए रेयर इकोसिस्टम। श्रीलंका ने प्रोटेक्शन ग्रांट किया है एक अपने कंट्री में, उसके में एक इकोसिस्टम मिलता है, रेयर इकोसिस्टम। उसका नाम है नीलगला। नीलगला क्या है? एक तरीके का ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है, जहाँ पे सेक्रेट साइट है, उसको मतलब प्रोटेक्शन दे दिया है, लीगल प्रोटेक्शन दे दिया है श्रीलंका ने। तो आपको सवाल आ जाए प्रीलिम्स में, नीलगला ऑफन हर्ड इन न्यूज़, या नीलगला कहाँ है, किस तरीके का क्लाइमेट मिलता है आप यहाँ पे, तो आप ध्यान रखेंगे सवाना क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट। ओके, तो नीलगला ध्यान रखना है। श्रीलंका के अंदर ये एक फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ठीक है ना, माउंटेन्स हैं। वो पूछ सकता है नीलगला इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू विच कंट्री। मूविंग अहेड, अब एक और ये न्यूज़ संडे वाले दिन जो द हिंदू था, उस दिन काफ़ी न्यूज़ में आई, आर्टिकल 143 के ऊपर। देखिए, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, फेडरलिज्म का फ्रेमवर्क, इस पे काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे होते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में गवर्नर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं। वो बिल्स को ना क्या करते हैं, एसेंट नहीं देते, या बिल्स को रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अब बिल्स को एसेंट नहीं देते तो बिल पास कैसे होगा? तो इस पूरी न्यूज़ में ये डिस्कस किया गया है एक तो, कि भाई गवर्नर जब एसेंट दे ही नहीं रहा है बिल को, तो उस पर कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, 3 महीने का, 4 महीने का। द बिल लाइज पेंडिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पे रखा हुआ है, बस कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो अब कुछ तो होना चाहिए ना, कोई टाइम बाउंड, तो टाइम बाउंड मैनर में एक्शन ले गवर्नर, ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट को लेके ये मामला चला हुआ है अभी कोर्ट में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 143 न्यूज़ में था, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 143 क्या है। आर्टिकल 143 है ना, ये बात करता है, प्रेसिडेंट की पावर है ये कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करे। आर्टिकल 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल मामले पे राष्ट्रपति सलाह ले सकता है।
अब इसमें कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जहां सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं अपनी एडवाइस दे सकता है, और कुछ ऐसे भी हैं जहां सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस क्या बोलते हैं रिफ्यूज़ भी कर सकता है देने से। आपने सुना होगा ना आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, याद रखना है आपको ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन प्रीलिम्स के लिए। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 143 में है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब कोई ऐसा मामला है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट इनसे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट को ना अपनी एडवाइस देनी ही देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। लेकिन अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मामला है किसी लॉ को लेके या पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेके, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना मना कर सकता है मैं एडवाइस दूं या ना दूं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट्स में, लेकिन न्यूज़ में आपको ध्यान रखना था। ये आर्टिकल 143 क्या है मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ आर्टिकल 142 भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 142 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कैसे, एक PYQ सॉल्व करके, उससे आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये देखिए ये आ गया, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibition or limitations on the constitutional power under article 142. It could mean which one of the following। यानी आर्टिकल 142 जो है ना भारत के संविधान में, ये इसका क्या मतलब है ये पूछा हुआ है सवाल में। The decision taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी डिसीजन लेगी उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। सेकेंड इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। थर्ड इज इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल फ्रॉम द कैबिनेट। Fourth is state legislature cannot make laws on certain matters without concurrence of union legislature। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। आर्टिकल 142 है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की डिक्री इशूइंग पावर है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई कंप्लीट जस्टिस करना है ना किसी मैटर पे, पूरा सोशल जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट खुद कानून बना देगा, डिक्री इशू कर देगा कि ये किया जाए। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बहुत ऐसे कानून हैं, जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन होता था वर्क प्लेस पे, तो विशाखा गाइडलाइंस दे दी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पावर देता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद कानून बना देता है। डिक्री इशूइंग पावर, कौन सी पावर है? डिक्री इशूइंग पावर। ओके, अब ये देखिए इस न्यूज़ को हमने अच्छे से समझा है आर्टिकल 142 को यहाँ से कि ये क्या है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है? सवाल ये खड़ा हो जाता है कि यार सुप्रीम कोर्ट को की जो ये पावर है 142 के तहत, क्या ये ठीक है? मतलब इसके ऊपर कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद इन मामलों को डिस्कस कर रहा है। अब क्या बताता है वो इन द कमिंग टाइम, आर्टिकल्स आएंगे तो हम उनको डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है यूनिक वो यही है कि हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, उनमें नया क्या आया है उसके हिसाब से भी, एज वेल एज अगर कोई PYQ लिंक करता है करंट अफेयर से तो उसको भी कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही था जो इम्पोर्टेंट था आपके पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो PDF है आपको ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।